प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति ये जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास, भारतीय संविधान का निर्माण और उसके स्रोत, भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये आपके प्रथम इकाई का पाठ्यक्रम है। और इस इकाई में से हम एक एक टॉपिक को ले रहे हैं और उसको हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संक्षिप्त इतिहास की ओर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगी कि राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि शब्दों से अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ है राष्ट्र के लिए चलाए जाने वाला आंदोलन। अर्थात जब भारत गुलाम था, उस समय भारत की जो स्थितियां बनी हुई थी, उन स्थितियों से निपटने के लिए हमारे भारतीयों ने मिलकर, सब ने मिलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, जिसको कि हम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं और उसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो उसी के इतिहास के संदर्भ में यहाँ पर अभी हम चर्चा करेंगे। शायद आपको पता भी होगा, कुछ हिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे इतिहास के बारे में, कि 16वीं शताब्दी में जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस दौरान भारत की अपनी समृद्धि और गौरव जो है वो बहुत चरमोत्कर्ष पर था। और भारत की इस प्रकार की समृद्धि और चरमोत्कर्ष देखते हुए यूरोप के कई व्यापारी, या यूरोप के कहेंगे हम, कई देश जो थे वो व्यापार करने के लिए लालायित थे। उसी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने भारत के साथ में व्यापार करने की इच्छा व्यक्त की। और धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि अंग्रेज़ कंपनी थी, उसने भारतीयों के साथ में व्यापार के माध्यम से हमारे देश में घुसपैठ की, उसने हमारे देश में पदार्पण किया और धीरे धीरे करते करते हमारे देश के ऊपर उसने हर तरह से स्वामित्व स्थापित कर लिया। उसी बीच में हम देखते हैं कि 1857 तक कंपनी ने व्यापार के नाम पर शासन करना शुरू किया था। कंपनी ने हर तरह से, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, हर प्रकार के क्षेत्र पर अपना संपूर्ण अधिकार जमा लिया था। तो कंपनी की जो ये इस प्रकार की अन्यायपूर्ण नीति थी, उस नीति ने भारतीयों को बहुत ज़्यादा विचलित किया और उसी विरोध स्वरूप 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भारतीयों ने उस संग्राम को एक अंग्रेज़ों के विरोध के स्वरूप में प्रकट किया था। तो वहीं से हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होना शुरू हो गई। लेकिन 1857 की जो क्रांति थी, वह क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, या हम ये कह सकते हैं कि भारत उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसके पीछे भी कुछ कारण थे। जो हमारी कमज़ोरियाँ थी भारतीयों की, उसमें हम मान सकते हैं कि हम में एकजुटता का अभाव था। तो उस अभाव को दूर करने के लिए, या हमारी जो राष्ट्रीयता बढ़ाने का जो प्रयास करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, उसमें बीच बीच में भारत में कई राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ, जिसमें कि इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, ये आदि प्रमुख संस्थाएं थी जिन्होंने भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल भले ही रहा हो, लेकिन जो हमारी कमज़ोरियाँ थी, उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए हम सब मिलकर के, हम सब भारतीयों ने मिल कर के पुनः एक नए तरीके से राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना शुरू हुआ। ये तो मैंने आपको शुरुआत बताई है कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या था और क्यों इसकी शुरुआत की गई थी। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, कि राष्ट्रीय आंदोलन जो किया गया था वो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण आता है आपका राजनीतिक एकता की स्थापना। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। ब्रिटिश शासन ही
पहली बार संपूर्ण देश को केंद्रीय शासन के सूत्र में आबद्ध करने में सफल रहा। प्रथम बार सारे देश के लिए अंग्रेज सरकार ने एक ही कानून और न्याय व्यवस्था की स्थापना की। तो इसके कारण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होना शुरू हो गई, क्योंकि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में राजनीतिक एकता उत्पन्न करना नहीं था, लेकिन संपूर्ण देश में जब एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, तब हम भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति जो ब्रिटिश शासन का जो कठोर रवैया था, अन्यायपूर्ण जो रवैया था, उस रवैये से या उसके शोषण से मुक्ति पाने के लिए भारतीयों में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने की भावना जागृत हुई। इसको हम कहते हैं राजनीतिक एकता की स्थापना। दूसरा कारण आता है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा स्थान रहा है। ये आप सबको पता भी होगा, क्योंकि बहुत सारे विषयों में इनका उल्लेख हमको मिलता है। उस समय हम देखते हैं कि भारत में अशिक्षा ज़्यादा थी, तो एक ऐसा माध्यम चाहिए था जो कि जनमानस में इस प्रकार का आविर्भाव करता है जो कि आत्मा से व्यक्ति किसी प्रकार से किसी चीज़ के बारे में जुड़े। तो एक धर्म ही ऐसा था जो कि व्यक्ति को मन से जोड़ सकता है, आत्मा से जोड़ सकता है। तो इसलिए धार्मिक और सामाजिक जो आंदोलन भारत में छेड़े गए, उसके द्वारा भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया गया और आंदोलन में राष्ट्रीयता के विकास में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है, यह ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आ सकता है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी और उन्होंने पुनर्जागरण का काम किया था, सती प्रथा का अंत किया था, स्त्रियों का उद्धार करने की बात राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। दूसरा था आर्य समाज, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्थापना की थी और हिंदू धर्म की बुराइयां, रूढ़िवाद का विरोध आर्य समाज के माध्यम से उनके द्वारा किया गया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा था कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। तीसरा जो एक और छोटा सा जो मिशन था वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस का उसमें योगदान रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ने भी राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार करने में अपनी महती भूमिका निर्वाह की है। और धर्म ही एक ऐसी चीज़ थी जिससे कि हर व्यक्ति जुड़ रहा था, क्योंकि धर्म में व्यक्ति का झुकाव जो होता है बहुत मन से हो जाता है और उस समय राष्ट्रीयता को बढ़ाना हमारे लिए प्रमुख उद्देश्य था। तो पुनर्जागरण के माध्यम से हमारे भारतीय नेताओं ने इस प्रकार से राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया। तीसरा कारण बनता है पाश्चात्य शिक्षा का योगदान। पाश्चात्य शिक्षा का योगदान, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उस ज़माने में अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश के ऊपर था, तो अंग्रेज़ों ने अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, या यूँ कहें हम कि भारतीयों में उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा को या अंग्रेज़ी साहित्य को पढ़वाने की बात पहल की है और अंग्रेज़ी साहित्य को उन्होंने पढ़वाया है। उस समय जो भी संस्थान चलते थे, संस्थाएं चलती थी, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में जो स्वतंत्रता और समानता का जो पुट था, या हम यूँ कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता की जो भावनाएं अंग्रेजी साहित्य में थी, उसने भारतीयों में राष्ट्रीयता को बढ़ाने में योगदान दे दिया। तो पाश्चात्य शिक्षा का जो योगदान था उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि अंग्रेज चाहते कुछ और थे और वो उनको मिला कुछ अलग तरीके से, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भारतीय अंग्रेजी भाषा सीख जाएं और हमारे ही जो हम कह रहे हैं उसी के अनुरूप अपना आचरण करें। लेकिन भारतीयों के मन में कुछ अलग प्रकार से भाव जागृत हुए और उसके कारण हम देखते हैं कि भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा की वजह से स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करने की बात और ज़्यादा बढ़ने लगी। क्योंकि इस समय बर्क और स्पेंसर जैसे विचारक भी हुए हैं जिन्होंने कि अपने साहित्य में इसी प्रकार की चीज़ों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा का भी योगदान राष्ट्रीयता में रहा है। चौथा आता है आपका समाचार पत्र और राष्ट्रीय साहित्य। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से भारत में प्रेस का तो विकास होना शुरू हो गया। उस समय राष्ट्रीय नेताओं के पास कोई एक ऐसा सामान्य मंच नहीं था। पत्र या समाचार पत्र ही एकमात्र ऐसे अस्त्र थे या एक ऐसे माध्यम थे जिनके द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ाया जा सकता था। तो ऐसे समय पर हम ये कह सकते हैं कि समाचार पत्र ने भी राष्ट्रीय साहित्य को बढ़ावा दिया। अमृत बाजार पत्रिका,
हिंदू, केसरी, बंगदूत, बॉम्बे समाचार आदि ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने कि उस समय समाचार पत्रों के माध्यम से देश में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया था। और उसी समय पर हम ये भी देखते हैं कि कई भाषाओं में साहित्य रचा गया, जिसमें बंगाली, मराठी, गुजराती, इन भाषाओं में भी साहित्य को साहित्य आया है, या हम ये कह सकते हैं कि समाचार लाए गए अलग अलग भाषाओं के माध्यम से, और उसके द्वारा भी राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला है। फिर आता है अंग्रेज़ों की जाति भेदभाव की नीति। अंग्रेज़ों का तो मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी न किसी प्रकार से भारत में जाति भेदभाव को उत्पन्न करें, जिसका कि परिणाम हम बाद में आज़ादी के रूप में देखते भी हैं। आगे हम पढ़ेंगे तब आपको और मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से उन्होंने क्या किया था। तो अंग्रेज़ों की जो जाति भेदभाव की नीति उस दौरान थी, तब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ में शिक्षा के द्वारा या नियुक्तियों में या परीक्षाओं में जो भी उस दौरान आयोजित की जाती थी, उस समय भारतीयों को निग्रो या काला मानुष कह करके उनको संबोधित किया जाता था, जिससे कि भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा और कटुता पनपने लग गई। तो उसके परिणाम स्वरूप भी हम मान सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जो जाति भेदभाव नीति थी, उसने भी भारत में राष्ट्रीयता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद अगली जो बात आती है वो आती है लॉर्ड लिंटन का दमनकारी शासन। 1876 में लॉर्ड लिंटन ने भारतीय नागरिक सेवा की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी थी, और उसी समय उन्होंने समाचार पत्रों के ऊपर भी एक वर्नाक्यूलर पेसम एक्ट पारित करके समाचार पत्रों के ऊपर कहना चाहिए बंदिश लगा दी थी, या उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसके माध्यम से ऐसा हो रहा था कि जो समाचार पत्रों के द्वारा जन चेतना का प्रचार प्रसार भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था, उसके ऊपर इस एक्ट के द्वारा रोक लग गई। तो उस रोक को दूर करने के परिणाम स्वरूप, या हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों में इसके प्रति रोष जागृत हुआ और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो यह भी कारण राष्ट्रीयता को बढ़ाने में रहा है। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है इल्बर्ट बिल विवाद। 1880 में रिपन जो भारत के वाइसराय बनकर आए थे, वो बड़े उदार व्यक्ति थे। उनकी भारतीयों के प्रति सहानुभूति रही है, भारतीयों के प्रति उनका उदार दृष्टिकोण था। और इसी बीच में 1883 में पीसी इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया। चूँकि इनका नाम पीसी इल्बर्ट था, इसलिए इनके नाम से इल्बर्ट बिल नाम उसका रखा गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इल्बर्ट बिल जो आया है, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उसकी मुख्य विशेषता ये थी कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे जाति अपमान समझा कि भारतीयों को यह अधिकार कैसे दिया जा सकता है। यदि अंग्रेज़ किसी प्रकार का अपराध करें और भारतीय न्यायाधीश उनके अपराधियों के मुकदमे सुने, ये बात उनको सहन नहीं हुई। तब फिर अंग्रेज़ों ने ही सबसे पहले इसका विरोध किया। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, तब उनका विरोध करने के लिए भारतीयों ने इसका समर्थन किया था बिल का, क्योंकि ये हमारे पक्ष में था। लेकिन अंग्रेज़ इसको कंटिन्यू करना नहीं चाह रहे थे। तब विरोध स्वरूप भी इस विधेयक को धीरे धीरे समाप्त करना पड़ा। तो इल्बर्ट बिल जो विवाद था, उसके फलस्वरूप भी हम मान सकते हैं कि उस दौरान भारत में राष्ट्रीयता इसके फलस्वरूप भी बढ़ने लग गई थी, या हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार इसके माध्यम से किया जाने लगा। उसके बाद एक और बिंदु आता है आर्थिक असंतोष। 17वीं सदी तक, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने शोषण कर करके भारत के सारे कुटीर उद्योग धंधे, व्यापार, जो भी भारतीयों के द्वारा चलाए जा रहे थे, रोजगार के जो हमारे साधन थे, वो सारे के सारे साधन जो हैं वो समाप्त कर दिए और उनके ऊपर भी पूरा का पूरा अपना आधिपत्य जमा लिया। तो ऐसी स्थिति की वजह से हम मान सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, वो मैंने आपको बता दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार के रूप में आई, लेकिन व्यापार करते करते उसने भारत के ऊपर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारत को अपनी मुट्ठी में ले लिया और अपना पूरा का पूरा आधिपत्य भारत के ऊपर जमा दिया था। तो उस सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम सब भारतीयों को हमारे
देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन सब लोगों ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये जो पहला जो मैंने आपको बिंदु बताया था, जो हम पेपर में पढ़ रहे हैं, उसमें ये थोड़ा सा बताया मैंने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण कौन कौन से रहे हैं। अब इसी बीच में अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन तो शुरू हो चुका था, लेकिन एक ऐसे मंच का अभाव था जिसके तले रह करके हम भारतीय किसी प्रकार का विचार विमर्श कर सके या अपनी किसी प्रकार से कुछ गतिविधियों का संचालन कर सके, ऐसी स्थिति का हमारे देश में उस समय अभाव था। तब हम देखते हैं कि ये बीच पनपा, या हम यूँ कह सकते हैं कि उस समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना शुरू हो या स्थापना हो उसके पहले भी भारत में कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही थी जो कि हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में गिने जा सकते हैं, जो है 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, दूसरा है 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये कांग्रेस की स्थापना के पूर्ववर्ती संगठन है जो कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व में कार्यरत थे। कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। ये आपको याद रखना है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे जो मैं बता रही हूँ आपको, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि 1885 में A.O. ह्यूम ने, जो कि अंग्रेज व्यक्ति था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन ये अंग्रेज व्यक्ति था तो सबको ये लग रहा था कि अंग्रेज होकर के ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे कर रहा है। तो उस समय पर दो दृष्टिकोण प्रचलित हो गए थे। एक को आपको ध्यान में रखना है, सुरक्षा वाल्व दृष्टिकोण, और दूसरा है भारतीय हितों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में। सुरक्षा वाल्व दृष्टिकोण का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों की सुरक्षा के वाल्व के रूप में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, ऐसा कुछ लोग उसको मान रहे थे। और दूसरे प्रकार के जो लोग थे, दूसरा जो दृष्टिकोण था, वो ये मान रहा था कि भारतीयों के हितों की रक्षा करने वाली ही संस्था है कांग्रेस, और इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि स्थापना कैसे हुई। अब हम चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। इनको भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। पहला कारण आता है भारतीय राष्ट्रीय चेतना की उपज। जैसा कि आपको बताया मैंने कि उस समय किसी भी प्रकार का मंच नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद एक ऐसे मंच की स्थापना हुई, तो उसको हम कह सकते हैं उसने राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करने का काम किया। दूसरा आता है ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष। ब्रिटिश शासन, जो कि आपको मैंने बताया कि जो कारण रहे हैं, जो उनके काम करने के तरीके थे, उनके प्रति भारतीयों में असंतोष जो उत्पन्न हो रहा था, उसकी वजह से भी हम मान रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तीसरा कारण आता है कांग्रेस के पूर्ववर्ती राज संगठन। जैसे अभी शुरू में आपको दो मैंने संगठनों के नाम बताए हैं, तो उनके वजह से भी कांग्रेस की स्थापना हुई। और चौथा कारण आता है भारतीय नेताओं की इच्छा एवं प्रयत्न। ये तो मुख्य रूप से है ही सही कि भारतीय नेता पूरी तरह से चाह ही रहे थे कि किसी न किसी प्रकार से एक ऐसा संगठन हम बनाएं जिसके नीचे रह कर के एकजुटता के माध्यम से, जिसमें कि उद्देश्य हो हमारा कुछ एक समान नीति हो, एकता हो, विचार शैली हो, इस प्रकार से एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाए जिससे कि भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी मिल सके। तब हम मान सकते हैं कि इन सब कारणों के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब हम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में कार्य करने वालों में घनिष्ठता और प्रेम बढ़ाना, ये राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत बहुरंगी बहुधर्मी देश है, और उस समय भारत की स्थिति बहुत ही अलग थी। तो उस समय जो विभिन्न भागों और क्षेत्रों में काम करने वाले लोग थे, उनमें हमको आवश्यकता थी कि हम आपस में घनिष्ठता और प्रेम को बढ़ावा दें, क्योंकि इसी में ये जो हमारी कमजोरी थी, उसी की वजह से 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा था। तो इसको हमें वापस दोहराना नहीं है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला उद्देश्य जो पूर्ण किया वो यही है कि आपस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपस में उनमें घनिष्ठता हो, प्रेम हो, और एकजुटता के साथ हम सब मिलकर के भारत को आज़ादी दिलवाएं। दूसरा है संकुचित मनोवृत्तियों को भुलाकर भारतीयों में मैत्री भाव उत्पन्न करना।
संकुचित मनोवृत्ति का अर्थ होता है कि कुंठित जो मनोवृत्तियां हैं, जो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के द्वारा फैलाई जा रही थी, प्रसारित की जा रही थी, उनको समझाना कि इस प्रकार की मनोवृत्तियों की तरफ आप ध्यान नहीं दें, हमें हमारे उद्देश्य की ओर सफल होना है और हमारा एकमात्र उद्देश्य है देश को आज़ादी दिलवाना। इसलिए उसको कहा गया है संकुचित मनोवृत्तियों को भुलाकर भारतीयों में मैत्री भाव उत्पन्न करना। फिर तीसरा आता है सामाजिक प्रश्नों पर योग्य व शिक्षित व्यक्तियों के निर्णयों का संग्रह करना। चौथा आ जाता है उन उपायों को खोजना जिनसे भारत का कल्याण किया जा सके। ये चार जो उद्देश्य हैं, इन चारों उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ी थी। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसके कौन से कारण थे और उसके कौन कौन से उद्देश्य थे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो कि आपके कोर्स में दिया हुआ है कि उदारवाद, उग्रवाद और गांधी युग, ये भी आपको पढ़ना है। तो कांग्रेस जब जन्म लेती है तब हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उसी दौरान एक नए कहेंगे अब एक विचारधारा थी, जिस विचारधारा का नाम था उदारवादी विचारधारा। और ये उदारवादी विचारधारा 1885 से लेकर 1905 तक चली थी। दूसरा जो युग आता है या दूसरी विचारधारा आती है वो आती है उग्रवादी विचारधारा, जो 1906 से 1919 तक चलती है। और उसके बाद में आता है गांधी युग, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए बहुत सारे आंदोलन हैं, वो भी आपको इसमें पढ़ना है, जो 1920 से लेकर 1947 तक पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगी कि उदारवाद, जो कि 1885 से लेकर 1985 तक कांग्रेस की जो गतिविधियां थी, जिन लोगों के द्वारा संचालित की जा रही थी, उनकी जो विचारधारा थी वो उदारवादी विचारधारा कहलाती थी। क्यों कहलाती थी उदारवादी विचारधारा? क्योंकि वे उदारवादी विचारधारा हम उसको इसलिए कहेंगे क्योंकि उनकी विचारधारा में किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी साधन नहीं थे या किसी भी प्रकार के हिंसक गतिविधियों को उन्होंने स्वीकारा नहीं था। ये ऐसे लोग थे, उदारवादी लोग, जो कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे, व्यवस्था को बदलना चाहते थे, क्रमिक सुधार लाना चाहते थे कि धीरे धीरे हमारे देश में हम सुधार लाएं, धीरे धीरे हम अपनी व्यवस्था को सुधारें। तो इसलिए इस युग को हम कहते हैं उदारवादी युग। इस युग के प्रमुख नेता थे उमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नेरोजी, और भी कई लोग हैं, लेकिन आपको एक दो लोगों के नाम ही ध्यान में रख लेंगे आप तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उदारवाद जो था 1885 से 1905 तक अपनी इन गतिविधियों के माध्यम से संचालित हुआ। अब उदारवाद की जो प्रमुख धारणा है या उसका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो है, सबसे पहला है ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास। जैसा कि आपको शुरू में ही मैंने बताया कि क्रांतिकारी या किसी भी प्रकार से हिंसक गतिविधियों में संलग्न नहीं थे, इसलिए वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखने वाले लोग थे, इसलिए उसको हम कहते हैं उदारवाद। फिर दूसरा जो आता है वो आता है राजभक्ति, जो कि नाम से स्पष्ट है कि ब्रिटिश राजभक्ति के प्रति, मतलब ब्रिटिशों की जो नीति थी उसका उन्होंने एकदम से विरोध नहीं किया, इसलिए उसको हम कहते हैं कि उनका राजभक्ति में विश्वास रहा है। तीसरा आता है ब्रिटिश संस्थाओं की श्रेष्ठता में विश्वास। ब्रिटिश संस्थाएं जो चल रही थी उस दौरान, उन संस्थाओं में भी उदारवादियों का पूरा विश्वास था और वे ब्रिटिश संस्थाओं की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे। और चौथा कारण क्रमिक सुधार में विश्वास, वही धीरे धीरे किसी भी प्रकार में परिवर्तन एकदम से नहीं किया जाए, उसको क्रमिक सुधारों के माध्यम से उसमें बदलाव किया जाए। तो इस प्रकार उदारवाद आता है 1885 से 1905 तक अपनी गतिविधियों के माध्यम से। उदारवाद के जो साधन थे वो साधन हम ये कह सकते हैं कि एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास रखने वाले साधन थे। फिर उन्होंने जो कुछ भी अपनाया है या ब्रिटिशों का विरोध जो किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विरोध किया था, वो उन्होंने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से किया। अर्थात जो भी उनको गलत लगता था उनको उन्होंने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से सरकार के सामने रखा। अर्थात किसी भी प्रकार से उन्होंने अहिंसा का सहारा नहीं लिया। जो भी करना चाहते हैं वो बदलाव वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से यानी लिखित में देते थे और उसके माध्यम से सुधार करवाना चाह रहे थे। राजनीतिक याचना शब्द ही इसमें दिख रहा है आपको, याचना यानी हाथ जोड़ करके किसी प्रकार से किसी बात को मनवाना। और चौथा आ जाता है क्रमिक परिवर्तन में विश्वास। पुनः वही चीज़ आ गई है कि धीरे धीरे बदलाव लाया जाए,
धीरे धीरे परिवर्तन करके हम अपनी बात को लाने का प्रयास करें। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं उदारवादी युग। तो इस युग में हम कह सकते हैं कि भारत को या भारतीयों को किसी प्रकार की खास उपलब्धि तो नहीं रही, लेकिन उदारवादी राष्ट्रवादी स्वाधीनता आंदोलन के कर्णधार कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले एक प्रकार से आंदोलन के रूप में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की है। दूसरा आता है हमारा उग्रवादी राष्ट्रवाद, जो कि 1906 से 1919 तक संचालित होता है। 1905 और 6 से ही कुछ घटनाएं शुरू हो गई थी और जिन्होंने कि भारत में उग्रवादी आंदोलन को जन्म दिया, जिनमें आपको नाम याद रखना है। आप मेरी बात जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें आप ध्यान से सुनिए कि लाल बाल पाल, ये आपने 3 नाम शॉर्ट में सुने हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो उग्रवादी नेता कहलाते हैं और इनके नेतृत्व में उग्रवाद को भारत में बढ़ावा मिला था और उग्रवाद भारत में पनपा था। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा कि ये क्रमिक सुधार में विश्वास रखने वाले नहीं थे। अब इसके कारण मैं आपको बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि उदारवाद और उग्रवाद में क्या क्या अंतर हमको देखने को मिल रहा है। उग्रवाद के जो कारण थे वो है ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति, अर्थात ब्रिटिश शासन जो भी कर रहा है उसके विरोध स्वरूप हमको किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया को व्यक्त करना है। प्रतिक्रिया यानी उसका विरोध करना है। ब्रिटिश शासन जो भी कर रहा है उसको हम नहीं स्वीकारेंगे, ये उग्रवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। दूसरा है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष। उदारवादियों की जो पद्धति थी वो बिल्कुल नरम पद्धति थी, प्रार्थनाओं की थी, याचना की थी, तो उनके प्रति भी उनके मन में पूरी तरह से असंतोष रहा। कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा। फिर आता है आपका अकाल और प्लेग, ये बीमारियां फैली थी उस दौरान। भारत में बहुत जोरों से अकाल और प्लेग फैला था, महामारी फैली थी और अंग्रेज़ों ने उस समय भी भारतीयों की किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं की और भारतीयों बहुत सारे संख्या में भारतीयों की मौत हो गई थी। तो उसके विरोध स्वरूप भी उग्रवाद पनपा था। फिर आता है लॉर्ड कर्जन की प्रतिगामी शासन नीति। लॉर्ड कर्जन का नाम भी आपने सुना होगा कि इन्होंने पूरी तरह से भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा कहेंगे शोषण किया था या साम्राज्य को और बढ़ावा देने की नीतियों को उन्होंने अपनाया था। तो लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी, लॉर्ड कर्जन का जो शासन था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भी उग्रवाद का जन्म होता है। और अगला कारण एक और आ जाता है हमारा बंग भंग योजना। बंगाल का जो विभाजन होता है वह भी उग्रवाद का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उग्रवाद के ये वाले कारण हैं। जब भी आपको परीक्षा में लिखना है तो इन कारणों को आप मुख्य रूप से ज़रूर से लिखें। अब उग्रवाद के जो साधन थे, जैसे उदारवाद के साधन हमने देखे, वैसे ही अब हम देख रहे हैं उग्रवाद के साधन। उग्रवाद के साधन बहिष्कार के रूप में हमको देखने को मिलते हैं कि किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का बहिष्कार करना। कुछ भी वो कर रहे हैं या सरकार के द्वारा जो भी हमें दिया जा रहा है उसको हमें नहीं स्वीकारना, उसका हमें पूर्णतया बहिष्कार करना। दूसरा है स्वदेशी को अपनाना। विदेशी जो भी चीज़ हमें दी जा रही है उनका हमें किसी न किसी प्रकार से विरोध करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कुछ भी हो। स्वदेशी को अपनाने की बात यहीं से उग्रवाद के रूप में हमको देखने को मिल रही है। फिर तीसरा आता है शांतिपूर्ण विरोध और सहयोग। शांतिपूर्ण विरोध करना, लेकिन रवैया यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सहयोग भी करना है, विरोध हमको करना है। कोई भी चीज़ सरकार के द्वारा दी जा रही है उसको हमको स्वीकारना नहीं है। और चौथा आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा, जिसका कि हमारे भारतीयों में अभाव था। उनको राष्ट्रीय शिक्षा तो दी जा रही, लेकिन कौन सी शिक्षा? राष्ट्रीय शिक्षा, कि राष्ट्र के प्रति भक्ति को कैसे जागृत किया जाए, राष्ट्र के प्रति भारतीय जनमानस में किस प्रकार से जन जागृति का प्रचार प्रसार किया जाए, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र क्यों आवश्यक है, राष्ट्र की स्वतंत्रता क्या होती है, ये राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से उग्रवाद ने अपने साधन बताए हैं, जिसके द्वारा हम मान सकते हैं कि उग्रवाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अलग युग में, अलग विचारधारा के रूप में भारत में काम किया था। तो अब आपको शायद से समझ में आ गया होगा कि उदारवाद और उग्रवाद दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं और दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। मैंने ये आपके सामने एक चार्ट रखा है जिसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि उदारवाद और उग्रवाद दोनों अलग अलग हैं। इसके पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, किताबों में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि उदारवाद जिसमें उच्च वर्ग के नेता थे, इसमें मध्यम वर्ग के नेता हैं।
दूसरी तरफ अपन देखते हैं पश्चिमी सभ्यता ईश्वरी वरदान उदारवादी मानते हैं और उग्रवादी मानते हैं पश्चिम सभ्यता अभिशाप है। तीसरा पॉइंट उदारवाद मानते हैं क्रमिक विकास और तीसरा उग्रवाद मानते हैं तत्काल परिवर्तन। चौथा पॉइंट आता है उदारवाद का संवैधानिक साधनों में विश्वास और उग्रवाद कहते हैं उग्र साधनों में विश्वास। पांचवा पॉइंट आता है ब्रिटिश शासन के सहयोगी, उग्रवाद कहते हैं ब्रिटिश शासन के असहयोगी। तो अब मेरे को लगता है कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि उदारवाद और उग्रवाद क्या है, किस प्रकार का है, कौन से कारण हैं, उनके कौन से उद्देश्य हैं और किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि दोनों की काम करने की जो गतिविधियां हैं वो अलग अलग थी और कौन कौन से लोगों ने इसमें उनकी कार्य पद्धति में भाग लिया था और भारत को आज़ादी दिलवाने में भूमिका निभाई है। अब हम चलते हैं जो मुख्य रूप से आता है आपका महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम कहते हैं गांधी युग, या हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। गांधी जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है और गांधी जी 1915 में जो अफ्रीका गए थे उसके बाद से फिर भारत आए थे और भारत में जब उन्हें पता लगा कि रंगभेद की नीति चल रही है अंग्रेज़ों के द्वारा, तब फिर उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत करना शुरू की थी। बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ कि गांधी जी का जो योगदान रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाया। वो स्वयं चलते थे सबके साथ में, वो केवल भाषण नहीं देते थे बल्कि वो जनता के साथ में भागीदार बन करके उन्होंने उस आंदोलन को एक आंदोलन का रूप दिया था। दूसरा गांधी जी का जो योगदान रहा है उच्च कोटि का नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया। उन्होंने अपने नेतृत्व के द्वारा भारत में अपने भाषणों के द्वारा, उनकी अपनी कार्य पद्धति के द्वारा, उनका सादा जीवन उच्च विचार जो उनका था, उनके जो 5 नियम थे उसके माध्यम सत्य अहिंसा अपरिग्रह इन सब चीज़ों के माध्यम से एक नए तरीके से उच्च कोटि का नेतृत्व प्रदान किया। तीसरा उन्होंने बताया है कि आंदोलन को उन्होंने रचनात्मक आंदोलन का सूत्रपात दिया या उसको उन्होंने उसके कारण बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी को हम इन छोटे छोटे कारणों के माध्यम से मान सकते हैं कि उनका इस प्रकार से योगदान रहा है। लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों को भी आपको संक्षिप्त में इसमें पढ़ना है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर आपको बता रही हूँ। सबसे पहला महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है उसका नाम है असहयोग आंदोलन। नाम से ही जाहिर है असहयोग करना मतलब सहयोग नहीं करना। ब्रिटिश सरकार जो भी करे उसका हमको सहयोग नहीं करना है, जो भी उनके द्वारा दिया जा रहा है उसको हमको स्वीकारना नहीं है, इसलिए उसका नाम हो गया है असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहला जो कारण उसका आता है उसमें आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय, ये आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। दूसरा आता है भारतीयों में असंतोष। तीसरा आ जाता है अकाल और महामारी। चौथा जो मुख्य रूप से आता है रॉलेट एक्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि रॉलेट एक्ट कब बना, किसने बनाया। तो रॉलेट एक्ट 1919 में बना था और रॉलेट एक्ट जो था वो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के रूप में 13 अप्रैल 1919 को इस एक्ट को पारित किया गया था। मतलब पारित क्या किया गया था, उसका उपयोग किया गया था भारतीयों के ऊपर और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हमको आज तक उसके चिन्ह हमको वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से इस एक्ट के तहत भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि गोलीबारी की थी और असंख्य संख्या में बहुत सारे लोग घायल भी हुए, बहुत सारे लोग मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे। तो इसके कारण भी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और अगला पॉइंट आ जाता है आपका खिलाफत का प्रश्न। तो ये कारण रहे हैं जिसके कारण कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अब हम चलते हैं आंदोलन की जो कुछ कमजोरियां थी या हम कहते हैं कि आंदोलन की कुछ दुर्बलताएं थी। उसमें सबसे पहला आ जाता है चोरी चोरा कांड 1922 की घटना, जिसमें कि भारतीयों ने अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। और चोरी चोरा कांड की जो घटना हुई उस घटना से गांधी जी बहुत ज़्यादा विचलित हुए, क्योंकि गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था अहिंसात्मक आंदोलन। वो किसी भी प्रकार के हिंसा के पक्ष में नहीं रहते थे। उन्होंने कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं की। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा ही आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो इस घटना के द्वारा गांधी जी बहुत विचलित हुए और इस आंदोलन के ऊपर
चोरी चोरा कांड का बहुत ज़्यादा हमें प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा कारण आ जाता है सरकारी दमन के आगे आंदोलनकारियों को झुकना पड़ा। सरकार का जो दमन था, मतलब रॉलेट एक्ट के कारण जो सरकार ने भारतीयों को कुचला था, तो आंदोलनकारियों को उनके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोग कहना चाहिए घायल हुए थे। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे आंदोलन की एक दुर्बलता थी। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और 6 माह तक उनको कारावास में रखा गया। तो ये हम मान सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की ये कुछ दुर्बलताएं थी, लेकिन फिर भी असहयोग आंदोलन का महत्व है। इसने राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न किया, राष्ट्रीय आंदोलन नई विचारधारा को जन्म दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वरूप में उन्होंने परिवर्तन किया था। तो ये तो पहला आंदोलन हो गया। दूसरा हम चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक हुई तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 26 जनवरी 1930 को भारत के गांव-गांव और नगर-नगर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने यंग इंडिया के जरिए वाइसराय के सामने शर्तें रखी और कहा कि सरकार इन्हें मान ले, और यदि सरकार इसको नहीं मानेगी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। मतलब विनम्रता पूर्वक सरकार की अवज्ञा करना, उसको हम कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप हर चीज़ को अर्थ को समझ करके याद करेंगे तो आपको अच्छे से सब चीज़ें याद होंगी, कोई भी शब्द को आप रटे नहीं। तो सविनय अवज्ञा का अर्थ हुआ विनम्रता पूर्वक किसी भी प्रकार की चीज़ की अवहेलना करना, उसको हम कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। उसमें मुख्य रूप से गांधी जी ने पूर्ण नशाबंदी की मांग की। दूसरी बात उन्होंने की मालगुजारी आदि कर दी जाए, नमक पर कर लगने वाला कर बंद किया जाए, सैन्य व्यय को कम कर दिया जाए, विदेशी वस्त्रों पर तट पर कर लगाया जाए। मतलब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं और विदेशी वस्त्र जो आ रहे थे उनके ऊपर कर लगाने की बात गांधी जी के द्वारा की गई थी। लेकिन इन सब बातों को सरकार ने नहीं माना। तो फिर गांधी जी ने 1930 को साबरमती में 75,000 लोगों को लेकर के स्वाधीनता के लिए संघर्ष की शपथ ली और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 कार्यकर्ताओं के साथ दांडी समुद्र तट की ओर चलकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून को तोड़ा था और यहाँ से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके जो मुख्य कार्यक्रम थे वो शॉर्ट में आपको मैं बता रही हूँ। नमक बनाना, दूसरा है शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, शासन के साथ असहयोग करना। ये मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम थे। इनको आपको ध्यान में रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन भी कुछ कारणों के कारण हुआ और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को उस समय स्थगित किया गया और के मुंशी के अनुसार ये बात लिखी गई थी कि समझौते का होना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस समझौते के बाद गांधी जी ने जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन गोलमेज सम्मेलन मतलब जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के दौरान हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, किंतु सांप्रदायिक समस्या पर कोई निर्णय नहीं हो सका। और क्योंकि उस समय पर सांप्रदायिकता को फैलाने प्रसारित करने का काम अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाने लग गया था, तो सांप्रदायिकता जो फैलाई जाने लगी थी उसका विरोध गांधी जी ने शुरू किया था और इसलिए वो एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं गए। तब जाकर के 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ भी किया, उसकी शुरुआत भी की, कुछ बातों को सामने रखा, लेकिन कुछ कारणवश इसको भी यहाँ पर स्थगित करना पड़ा। अब अगला जो आंदोलन महात्मा गांधी का आता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 से शुरू हुआ था और इसमें पूरी तरह से ये स्वीकार कर लिया गया था कि अब किसी न किसी प्रकार से हमें भारत से अंग्रेज़ों को निकालना ही है। और तभी से ये शुरू हो गया था कि 1942 से भारतीय मिल करके पूरी तरह से इस प्रकार से स्वाधीनता संग्राम को एक नया आयाम दे रहे थे कि किसी न किसी प्रकार से अब हमें भारत को आज़ादी दिलवाना है। और ये नारा दिया गया था कि अंग्रेज़ अब भारत छोड़ो, आपको किसी न किसी प्रकार से अब भारतीयों को इनको खदेड़ना है और उसका नाम उन्होंने दे दिया था
भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि ब्रिटिशों के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया और अहिंसक क्रांति के रूप में ये आंदोलन एक प्रकार से शुरू हुआ है 1920 में, क्योंकि गांधी जी के सारे ही आंदोलन अहिंसक हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी अहिंसक आंदोलन ही रहा है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध के लिए था। और सबसे जो महत्वपूर्ण उन्होंने विरोध किया था वो था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन एक मिशन था जो कि भारत आया था और वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने की बात कर रहा था। उसने कुछ प्रस्ताव भी रखे थे, लेकिन अंग्रेज़ों को स्वीकार नहीं हुए थे। और वो एक प्रकार से हम माने कि जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लेकर के भारतीयों की तरफ आया था, जिसमें कि भारतीयों को उनकी बातें मान्य नहीं थी, तब फिर भारतीयों ने क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से क्रिप्स मिशन का विरोध किया था। तो हम ये मान सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में क्रिप्स मिशन की असफलता का भी एक कारण रहा है। दूसरा कारण आ जाता है युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। फिर आ जाता है क्योंकि युद्ध में यानी द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया था, वो अभी हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता रही हूँ मैं कि युद्ध में ब्रिटिश सरकार की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो उसकी वजह से भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेज़ों की घृणास्पद व्यवहार जो किया जा रहा था भारतीयों के प्रति, उसके कारण आंदोलन आया। फिर कांग्रेस का वर्धा प्रस्ताव, गांधी जी की विचारधारा में परिवर्तन, ये सब कुछ जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और हम ये देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है उसमें इस प्रकार से गांधी जी का योगदान रहा और इसी बीच में स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जिसमें हम मान सकते हैं कि महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास, यहाँ पर क्रांतिकारियों का योगदान स्वाधीनता आंदोलन में रहा है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सेना का गठन किया था, स्वतंत्रता की चेष्टा की गई थी और जनता में जागृति और क्रांति लाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन इस प्रकार से संचालित हुआ और विभाजन के लिए कुछ उत्तरदायी कारण बने, जिसमें फूट डालो शासन करो नीति, सांप्रदायिक दंगे, जिन्ना और लीग की हठधर्मिता, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव और 2 राष्ट्र के सिद्धांत, ये सारे के सारे हमारे कह सकते हैं हम कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य कारण रहे हैं। फिर इसी बीच में कुछ अधिनियम आए, 1935 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको आप देखें इसमें कि क्या क्या प्रावधान थे। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इन कारणों के माध्यम से संचालित हुआ था। और अब उसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण और उसके स्रोत जो है उसके ऊपर हम थोड़ा सा अब यहाँ पे देखेंगे कि संविधान के बारे में हम यहाँ पर पढ़ें थोड़ा सा कि संविधान क्या होता है। तो संविधान जीवन का एक ऐसा मार्ग है जो कि हर राज्य या हर राष्ट्र अपनाता है और हर राष्ट्र को किसी न किसी प्रकार से अपने संविधान का गठन करना पड़ता है और हर राज्य को इस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। तो भारत के लिए भी एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ है और वहीं से भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। उस दौरान पंडित नेहरू ने अपने शब्दों में कहा था कि यह एक चलायमान राष्ट्र है जो अपनी पुरानी पोशाक को उतारकर स्वनिर्मित नवीन पोशाक धारण करता है। इसमें राष्ट्र के नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यरत रहते हैं। इस दृष्टि से इसका निश्चित क्रांतिकारी महत्व है। संविधान सभा के सिद्धांत और उसका विकास, जो कि संविधान सभा बनी, उसका विकास कैसे हुआ वो आपको इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका संविधान सभा द्वारा अलग अलग प्रकार की समितियों का निर्माण किया गया। समितियां इसमें आपको लिखना है कि किस प्रकार से समितियां बनी थी। पहली समिति ने निर्माण की और दूसरी समिति जो बनी थी उसमें संविधान निर्माण करने वाली समितियां थी और पहले की समिति जो अलग प्रकार की थी इसमें कुछ लोगों को लिया गया था। प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर को इसके सभापति चुना गया। संविधान की स्वीकृति हम देखते हैं कि प्रारूप समिति में अंबेडकर जी को सभापति जब चुना गया उसके बाद में संविधान का बनना शुरू हुआ। संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को बनाना शुरू किया। समिति ने प्रारूप संविधान तैयार किया जो 1 फरवरी 1948 के दिन संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द किया गया। और हम ये मानते हैं कि लास्ट में संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है उसी दिन 24 जनवरी 1950 को हुई। और आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान हमारा बन करके लागू हुआ, जिसमें कि 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे थे। इस प्रकार से भारतीय संविधान को लागू किया गया था, बनाया भी गया फिर लागू भी किया गया। और इसमें जो
संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे, उनको आपको ध्यान में रखना है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष हैं, वो आपको मैं बता रही हूँ, उनको भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। संविधान को इस प्रकार से आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका संविधान सभा के स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है कि उद्गम, उद्गम कहाँ से हुआ, तो इसमें आप ध्यान रखिए कि जन्म संबंधी स्रोत और विकास संबंधी स्रोत, ये दो हैं, इनको आपको इसमें ध्यान रखना है। जन्म संबंधी स्रोत वो होते हैं जिनसे कि भारतीय संविधान का निर्माण करते समय सहायता ली गई। वे विदेशी भी हो सकते हैं, देशी भी हो सकते हैं। ये आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आ जाते हैं आपके विकास संबंधी स्रोत, जिसमें कि नियम, विनियम, अध्यादेश, रूढ़ियाँ, अभिसमय, ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से हुआ और भारतीय संविधान का निर्माण और उसका स्रोत किस प्रकार से हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे, इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप इस तरीके से पढ़ें तो आपका ये पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है।